की अपील के बाद दिख रहा है कि वीआईपीज अपने फ्लीट में कटौती कर रहे हैं। कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करते नजर आए। कई जगहों पर यह दिख रहा है, कई जगहों पर दिख नहीं रहा। साथ ही साथ जब ऐसा हो रहा है तो बात वीआईपी कल्चर पर एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। इन्हीं विषयों पर, इन्हीं पहलुओं पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। वेस्ट एशिया में महायुद्ध भले ही फिलहाल थम चुका हो, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट दिखने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने पहले देश को आगाह कर दिया। इसके लिए उन्होंने सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि देश के नेताओं से भी अपने काफिले को कम करने की अपील की, जिसका असर अब दिख रहा है। ये सारी कवायद इसलिए है क्योंकि हम आने वाले संकट से पहले उसकी तैयारी कर सकें। ये वजह है कि मेट्रो में मंत्री हैं, काफिला आधा है। वीआईपी कल्चर और दिल्ली में क्या चीज चली है। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां वीआईपी कल्चर पर कैंची चली है, तो वहीं खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी पहल की है। पीएम मोदी के काफिले में कटौती की गई है। मतलब प्रधानमंत्री के काफिले में 50% ही गाड़ियां चलेंगी। यही नहीं, केंद्रीय मंत्रियों के काफिले में भी बदलाव हुआ है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तीसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। ये सिर्फ बदलाव की शुरुआत नहीं है, कोशिश है कि कैसे ऊर्जा और ईंधन की बचत की जा सके। केंद्र सरकार ही नहीं, दिल्ली सरकार ने भी वीआईपी कल्चर पर कैंची चलाई है। मंत्री ई रिक्शा से लेकर डीटीसी बस और फिर मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं, ताकि लोगों के बीच स्पष्ट तौर पर संदेश जा सके कि कैसे हमें संसाधनों का इस्तेमाल करना है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री आशीष सूद, मंत्री कपिल मिश्रा और मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह। तस्वीरें उस वक्त की है जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली मेट्रो से यात्रा की और बाद में पूर्वी दिल्ली में एक स्कूल का दौरा करने के लिए ई रिक्शा लिया। अपने काफिले में 3 गाड़ियों को छोड़कर उन्होंने मेट्रो से सफर करना बेहतर समझा। वहीं मंत्री कपिल मिश्रा भी दिल्ली मेट्रो में सफर करते दिखे। साथ ही संकल्प लिया कि वो सिर्फ सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे या जरूरत पड़ने पर सिर्फ एक आधिकारिक गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली सरकार के परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह बस में सवार होकर नागलोई से अपने दफ्तर दिल्ली सचिवालय पहुंचे। जीडीएनएच से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री की अपील का स्वागत किया। साथ ही दिल्ली वासियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर जोर दिया। भी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कीजिए। हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी है और बेहतर करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, और ईवी पे पॉलिसी आने के बाद ईवी पे कन्वर्ट हो, जिससे दिल्ली साफ सुथरी प्रदूषण मुक्त हो। माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट तनाव के बाद अब भारत में ईंधन बचत मोड ऑन हो गया है और इस बार बात सिर्फ जनता तक नहीं, सीधे नेताओं और सरकार तक पहुंच रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने एक तरह से उदाहरण पेश किया है, लेकिन पीएम मोदी की अपील पर सियासत भी शुरू हो गई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को घेरा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें कह रहे हैं कि स्कूटर इस्तेमाल मत करो, मोटरसाइकिल इस्तेमाल मत करो, कार इस्तेमाल मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्क फ्रॉम होम कर लो, तेल बचाओ।
रशिया हमें कह रहे हैं कि तेल की कमी है, गैस की कमी है, फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो। रशिया हमें तेल दे रहा है, हमें गैस दे रहा है, कह रहे हैं हम तेरे से नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? ट्रंप ने मना किया है। पूरी दुनिया का कोई नेता, कोई देश ट्रंप की बात नहीं मान रहा। मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे? मिडिल क्लास खुद पर बोझ ना समझे, लिहाजा पीएम मोदी से लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने खर्चों में कटौती की है। साथ ही वीआईपी कल्चर पर कैंची ये बताने के लिए काफी है कि सरकार का मकसद न सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, बल्कि आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करना भी, ताकि संकट के समय देश एकजुट हो सके। हालांकि ये असली बदलाव या सिर्फ सुर्खियों की सवारी है, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, इस मुद्दे पर हम बातचीत शुरू करें उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। पहले उन सवालों पर नज़र डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा सवाल है, क्या मिडिल ईस्ट संकट से दुनिया में और भारत में भी ईंधन का संकट बढ़ गया है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल, क्या सरकार आने वाले बड़े तेल संकट का संकेत दे रही है? तीसरा प्रश्न, काफिले घटाना सिर्फ दिखावा है या ईंधन की बचत है? चौथा सवाल, क्या अब वीआईपी कल्चर पर सच में लगाम लगेगी? पांचवा सवाल कि दिल्ली में इस अपील का असर तो दिख रहा है, लेकिन हरियाणा जो पड़ोस का राज्य है वहां पर ये अभी तक नजर नहीं आ रहा। ये हमारे 4 प्रश्न हैं, 4 सवाल हैं। और चलिए सीधे अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। नीरज तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वैभव श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आदिश भारद्वाज जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राय तपन भारती जी मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल नीरज जी आपसे ही, क्या प्रधानमंत्री ने भविष्य की संकट की तरफ इशारा कर दिया है और उसी के लिए ये सारी कसरत हो रही है, ये मैसेजिंग हो रही है कि देखिए प्रधानमंत्री 2 गाड़ी से चल सकते हैं, गृह मंत्री 4 गाड़ी से चल सकते हैं, तो भाई आप भी कुछ दिन के लिए अपनी गाड़ी रख दो, या जो प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 लोग 5 लोग कहीं जा रहे हो तो कार पूल कर लो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो? देखिए, कोई भी संकट का संकेत नहीं है पहला चीज। और अगर सादगी से जीवन जीना, कोई भी राजनेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या समाज के प्रबुद्ध लोग हो या समाज में जिन्होंने बहुत सामाजिक कार्य करके अपने नाम को और अपने जो ओहदा है उसको सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया है, ये तो बहुत अच्छी उदाहरण है। आपने देखा होगा आज प्रधानमंत्री जी मात्र 2 गाड़ी से पीएमओ से अपने आवास गए हैं या पीएमओ गए हैं, और उसी का अनुसरण करते हुए दिल्ली, क्योंकि देश की राजधानी है, तो हमारे कई मंत्री भी आज ई रिक्शा से मेट्रो का सफर किए। तो इसमें अगर हम मेट्रो का सफर करते हैं, ई रिक्शा से सफर करते हैं, अपने काफिला कम करते हैं, तो ये हमारी भारत की परंपरा को मजबूत करता है। और ये तो वर्षों नहीं, हजारों वर्ष पहले से कहा गया है कि सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हमारा विचार ऊंचा होना चाहिए। हम 100 गाड़ियों के काफिला से चल जाए तो ये हमारी विचार को मजबूत नहीं करता है, ये दिखाता है कि हम शो ऑफ कर रहे हैं। और जो कल्चर भारत के कई राज्यों में काफी जोर शोर से फल फूल रहा था, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी है, तब से, जैसे आपने वीआईपी कल्चर की बात की, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां आई, जहां ये कल्चर था उससे लाल बत्ती हटाया गया, लोगों से सायरन बजाने के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया गया। तो ये लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी। तो ये जो चीजें हैं, इसको में अगर कोई राजनीतिक ढूंढ रहा है, जैसे मैं अभी सुन रहा था अरविंद केजरीवाल जी जो बोल रहे थे कि जो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा वैसा कहा, प्रधानमंत्री जी ही नहीं, ये प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है, कहा ही नहीं है। और हमारे हर पदाधिकारी, सांसद, विधायक, मुझे लगता है कि इसका अनुसरण करेंगे। और साथ ही साथ विपक्ष से भी मेरा निवेदन है कि आप अगर इसका अनुसरण करेंगे तो इसको भारतीय जनता पार्टी के तरफ इशारा मत कीजिए। प्रधानमंत्री देश के हैं और देश के लिए अगर कोई चीज हित में है
और उससे अगर आपको फायदा है या देश की सादगी, देश की जो हमारी परंपरा है अगर वो दिखाई देती है तो वो चीज करने में हिचकना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या किसी ऐसा नहीं है कि हमारी मैनिफेस्टो का ये हिस्सा है, ये हमारी संस्कृति की, सनातन संस्कृति की और भारत की परंपरा की पहचान है। भारत तो हमेशा कहता है, पूरे विश्व को ये कहता है कि आप सादगी में जीवन जिए और जितना कम से कम चीजों को यूज कीजिए जो भौतिक जीवन है उसमें, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपकी सोच भी अच्छी रहेगी और आप पर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और ये तो बट नेचुरल है कि आप जितना सिंपल रहेंगे तो इकोनॉमिक दबाव आप पर कम रहेगा। और अभी आप देखे होंगे एक रिसर्च आया है, मैं आज सुबह पढ़ रहा था उसको, कि जितना मेंटल प्रेशर या बीपी या हाई ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन जो लोगों में आ रहा है उसमें 80% जो कॉज है ये इसी लाइफ स्टाइल के कारण आ रहा है। क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए आपको आर्थिक दबाव आता है और आर्थिक दबाव उस चीज को मेंटेन करेंगे जब आप, तो जब आर्थिक प्रेशर में आएंगे तो आप बताएंगे तो नहीं, लेकिन उस चीज को अपने ब्रेन में, अपने हार्ट में, अपने पारिवारिक चीजों में उतारेंगे तो इसका असर देश के नौजवानों पर भी पड़ रहा है और देश के प्रबुद्ध जन पर भी पड़ रहा है, व्यवसायियों पर भी पड़ रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो बोला गया इसमें कोई राजनीति नहीं है और कोई संकट का सवाल नहीं है। अब इसमें कुछ लोग निकाल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है, गैस खत्म होने वाले हैं, ये 3 महीना से लोग निकाल रहे हैं कि देश में गैस खत्म है, गैस संकट है। ऐसा कोई चीज नहीं है और बिल्कुल उनकी जो सोच है वो भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत की संप्रभुता को मजबूत करने के लिए ये सोच है। ठीक है नीरज जी मैं आपके पास आता हूं। सर वैभव श्रीवास्तव का मैं रुख कर लेता हूं। वैभव, चलिए मान लेते हैं देश में तेल का, गैस का कोई संकट नहीं है, लेकिन इसका दूसरा, जैसे कहा ना नीरज जी ने, कई लोग कह रहे हैं कि कमी हो गई है। देखिए कमी तो है क्योंकि जो सप्लाई चेन था वो ब्रेक हुआ है और जितनी हमारी सप्लाई आती थी, जितनी हमारी डिमांड है, सप्लाई चेन बाधित हुआ है। हमारा ही नहीं, पूरी दुनिया का बाधित हुआ है। लेकिन कुछ लोग उसमें ये भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि भाई कीमतें अब जितनी है, सरकार ने जहां तक संभव हुआ चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही सही, जो रेट थे उसको बांध कर रखा, लेकिन अब बहुत ज्यादा दिन तक इस रेट को बांधा नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अगले 1 सप्ताह या 1 महीने में चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे में 95-96 रुपए या 100 रुपए लीटर पेट्रोल देना अब पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये भूमिका बंदी है और अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि बड़ा हाइक पेट्रोल डीजल की कीमतों में होगा। धर्मराज जी आपको नमस्कार, आदेश भाई को नमस्कार, बहुत दिन बाद नीरज भाई मिले उनको मेरा नमस्कार और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे उनको मेरा नमस्कार। धर्मराज जी, मैं अपनी कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, आई थिंक डिबेट स्टार्ट करने से धर्मराज जी पहले आपको ये चीज क्लियर करनी होगी कि क्या क्राइसिस की सिचुएशन है कि नहीं, क्योंकि आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट बोल दिया है कि संकट की कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत स्ट्रांगली इस पे इशारा कर चुके हैं। और पेट्रोलियम मिनिस्टर का तो वक्तव्य है मेरे पास, रणदीप पुरी जी का, जो कह रहे थे कि एनर्जी नीड्स को लेकर क्राइसिस है। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न होना, बहुत क्लियर होना जरूरी है कि क्राइसिस की सिचुएशन है कि नहीं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। मैं आपसे सवाल है, नहीं देखिए, अभी तक उस क्राइसिस, एक मिनट, अभी तक उस क्राइसिस को मैंने या मेरे किसी जानने वाले में फेस नहीं किया, लेकिन क्योंकि मुझे समझ है दुनियादारी की, तो मुझे पता है कि भारत में दुनिया में एक संकट है, क्राइसिस की स्थिति पूरी दुनिया में है पिछले 2 महीने से, इसमें कोई फन बट नहीं है। ठीक है, तो अब धर्मराज जी इसका मतलब ब्रॉडली हम इस चीज को मानते हैं, चलिए क्राइसिस की सिचुएशन है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ, प्रवक्ता ने यहाँ पे कुछ बोला, उनके हमारे प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहे हैं। एनर्जी नीड्स को लेकर जो क्राइसिस है धर्मराज जी, क्या आज आया है, कल आया है, परसों आया है, या काफी लॉन्ग समय से इसको एंटिसिपेट किया गया था? इसको ये पूरी तरीके से आम राह चलता आदमी भी इसको देखकर आप लिया था कि इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे पर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं भाग पाए? इसलिए नहीं भाग पाए क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे। आप नहीं बोल पा रहे हैं, आप रिपोर्टर है, हो सकता है आपके चैनल से नहीं बुलवाया जा रहा हो, लेकिन मैं स्पष्टता से बोल देता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे। जिस दिन चुनाव, इनकी मतलब बेशर्मी देखिए, जिस दिन चुनाव खत्म हुआ है उसके अगले दिन कमर्शियल एलपीजी के सिलेंडर के दाम दुगने हो गए और जो 5 छोटा सिलेंडर, जो प्रवासी मजदूर आम आदमी जो एकदम जिसे कहते हैं जिनके पास रिसोर्सेस कम है, जो यूज करता है, उसमें 226 रुपए की बढ़ोतरी हो गई।
तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केवल और केवल चुनाव को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रचार मंत्री ने इस बात को उद्देश्य बना लिया है। अब यहाँ पर खूब बखान हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सादा जीवन, उच्च विचार, इतने सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं, इतना साफ झोला लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री जी, मतलब पहनने के लिए चप्पल नहीं है बेचारे हमारे प्रधानमंत्री जी के पास। तो ऐसे हमारे फकीर प्रधानमंत्री के बारे में दो चीजें मैं उनकी इज्जत अफजाई करना चाहूंगा। मेबैक की सनग्लासेस 1.5 लाख रुपए की पहनते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। मोवाडो की घड़ी 1.3 लाख की पहनते हैं। मोंट ब्लैंक की पेन 1 लाख के ऊपर की लेते हैं। BMW 7 सीरीज की, मर्सिडीज मेबैक की करोड़ों की गाड़ियां उनके काफिले में है। अरमानी के सूट पहनते हैं, केनेथ क्लोव के शूज पहनते हैं कि जो लाखों में आते हैं। ऐसे फकीर प्रधानमंत्री, भगवान करे दुनिया, पूरा देश ऐसा फकीर बन जाए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये सब फोटो ऑप अपॉर्चुनिटी जो हमने पहले नहीं देखी, क्या डिमोनेटाइजेशन के समय नहीं देखी? 50 दिन बाद वो बोले थे जिस चौराहे पे खड़ा कर दो कि मैं आ जाऊंगा, कहाँ गया? ना प्रधानमंत्री मिले, लोग चौराहे पे उनको ढूंढ रहे थे, किसी चौराहे पे प्रधानमंत्री जी मोदी जी नहीं मिले। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज पूरे न्यूज चैनल पे, हर जगह, आपके भी न्यूज चैनल पे, हर न्यूज चैनल पे इतना हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा मैसेज दिया है। देखो बेचारे हमारे प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों के काफिले में चल रहे, इतने हमारे सादा जीवन, उच्च विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परसों, आप तो शायद पता नहीं रैली नहीं कवर की है और आपने उठाया भी नहीं, जामनगर में और जहां पे सोमनाथ में जिन्होंने भव्य रोड शो किया था, 200 के ऊपर गाड़ियों का काफिला था। आज ही थोड़ी ना, कल ही थोड़ी ना सिक्योरिटी एनर्जी के संकट आ गया भारतवर्ष पे। भारतवर्ष के संकट तो काफी लंबे समय से था। 200 गाड़ियों का काफिला वहां पे सोमनाथ में हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? आज भी इनके मैं फिर से कह रहा हूं, आप अभी 1 हफ्ते बाद इसको देखिएगा, कोई भी प्रधानमंत्री की छोड़ दीजिए, यहाँ के जो चवन्नी छाप भी जो नेता होंगे ना भारतीय जनता पार्टी के, 5-5 गाड़ियां लेके चल रहे हैं। ये सब जो किस तरीके का संदेश आप हम लोगों को देख रहे हैं। और एक चीज तो मैं और भी बता दूं, अगर ये देखिए प्रधानमंत्री जी को 150 गाड़ियों का काफिला, 40 गाड़ियों का काफिला, और ये जितने भी चीफ मिनिस्टर्स को, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसका रीजन भी बता दूं, मेरे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, मैं उनकी विचारधारा से नहीं एग्री करता, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री हैं वो। प्रधानमंत्रियों को जो, या फिर जो इस तरह के हमारे वीवीआईपी चाहे सीएम्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, उनको जो ये गाड़ियां दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है, वो थ्रेट परसेप्शन के बेसिस पे दी जाती है। तो अगर 2 गाड़ी लेके चल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, इसका मतलब उनको थ्रेट परसेप्शन नहीं है, राइट? तभी तो उनको 2 गाड़ियों पे शिफ्ट किया गया। और अगर 2 गाड़ियों पे शिफ्ट किया गया, उनको थ्रेट परसेप्शन नहीं है, तो 12 साल से वो 50 से 100 गाड़ियां लेके क्यों चल रहे थे? इतने अगर हमारे फकीर वाले प्रधानमंत्री हैं जो झोला उठा के कहीं भी चल देते हैं, तो पिछले 12 साल से लगभग ये 50 से 100 गाड़ियों का काफिला लेके प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं? ये एक जिसे कहते हैं ना, अलग तरह की नौटंकी चल रही है। और उसमें लोगों की सहूलियत के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। सोना खरीदना बंद कर दो। अरे जिसके बिटिया की शादी है, जिसके घर में, इन लोगों को क्या मालूम, इन लोगों के पास तो ना जाने कितने इनके पास पैसे पड़े हैं, जिनको अपने घर की सहूलियतें, ठीक है वैभव, अब इस मामले नहीं खरीदेंगे। ठीक है नीरज जी कुछ जल्दी कुछ कहना चाहते हैं? मैं आदेश के पास जाऊं जल्दी से। देखिए ये उस तरह का सवाल कर रहे हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इनके खुद के अरविंद केजरीवाल जी ने कसम खाया था कि मैं वैगन आर से चलूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गार्ड नहीं लूंगा। तो ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया था कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने अपने विवेक से तो फकीर बोले थे। नीरज जी अपने फकीर बोला था प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, एक जब बात निकल रही आई है तो एक सवाल यहाँ पर ऐड ऑन कर लेता हूँ। वैभव नीरज जी एक सवाल मेरे जहन में आ गया। नीरज जी आप ठीक है अब सर सुनिए नीरज जी पत्र में दिया था। नीरज जी ठीक है, आपने क्या दिया? ठीक है वो पॉलिटिकल और ठीक है, सुनिए नीरज जी मैं उनका सम्मान करता हूं। चलिए ठीक है सर, सुनिए उन्होंने एक मिनट नीरज जी एक बात बताइए। नीरज जी आप जो आरोप लगा रहे हैं ये वही स्थिति है कि 100 चूहा खा। चलिए ठीक है, हो गया, दैट्स इट। अब मैं आता हूँ एक मिनट सर एक मिनट आंगन में झांक लीजिए। आपको नीरज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हमने अपने में झांक लिया। एक मिनट दोनों को ऑडियो कम कर दो प्लीज, ऐसा नहीं होता, दोनों को ऑडियो कम कर दो प्लीज। नीरज जी सुनिए, किसने क्या किया नहीं किया, मैं प्रधानमंत्री की बात पर आ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही 2-3 दिन पहले, और ऐसा बहुत कम होता है कि एक इश्यू को लेकर प्रधानमंत्री 2 बार बोले। एक 24 घंटे के अंदर उन्होंने 2 बार वो 7 अपील की।
जिस तरीके से बीजेपी के अंदर वो चीजें दिल्ली में दिखी हमें, लेकिन पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में भी कुछ हद तक दिखा, मीटिंग बैठक में तो दिखा, बड़ागल में राज्य हरियाणा है वहां नहीं दिखा। अभी तक कोई उस तरीके का इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि कटौती हुई, क्या संभव है आज वहां पर निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग हो रही थी, इस चक्कर में नहीं हुआ क्या? तो वो एक होता है ना कि आप जो लोगों से एक्सपेक्ट करते हो पहले उसको अपने पे लागू करना होता है। और वैभव की एक बात से मैं सहमत हूं जो उन्होंने, मैं ये नहीं चाहता कि भारत के प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों के साथ चलें। इसका लेके हमारा इतिहास बड़ा खराब रहा है। भारत के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि 150 गाड़ी लेके चलें, लेकिन एक जो मिनिमम सिक्योरिटी होती है वो तो भारत के प्रधानमंत्री के साथ 24/7 होनी चाहिए। नीरज जल्दी से हाँ मैं बात हो एक मिनट। हाँ नीरज जी आपको आवाज आ रही है? आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि मिनिमम सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीज का संदेश देश को दिया कि आवश्यकता पड़ने पर हम उस चीज को भी फॉलो कर लेंगे जो हमने कमिटमेंट नहीं किया है। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह से छींटाकशी करना देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि, और दूसरी तरफ वो लोग बोल रहे हैं जो लोग स्वयं शपथ पत्र दे रहे हैं और स्वयं गलती चलिए उसको रहने दीजिए पुरानी। अब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए बीजेपी के बाकी स्टेट्स में, जैसे बगल का राज्य है हरियाणा, वहां पर ये क्यों नहीं लोग मान रहे? आज भी खूब गाड़ियां चल रही हैं। बता रहा हूं, देखिए आज से आपने बोला दिल्ली में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये ऐसा कोई रूल नहीं बनाया गया है, स्वयं विवेक का बात है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले 2 से 3 दिन में 48 से 72 घंटा के अंदर बीजेपी शासित हर प्रदेश में हर नेता इस चीज को जरूर फॉलो करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और देश हित में क्या है। और प्रधानमंत्री जी ने अगर संदेश दिया है तो सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, ये देश के हर उस नागरिक के लिए है जो प्रबुद्ध है, जो समझदार है और जो भारत को चाहता है कि भारत सुरक्षित रहे और भारत स्वच्छ रहे। और भारत के लिए ये सारे लोगों के लिए संदेश है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री सभी लोगों के लिए है। हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, लेकिन प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, इसलिए पूरे देश के लोगों के लिए संदेश है। और इसको चलिए ठीक है, अब ठीक है, अब आदेश जी हम 5 लोगों में आदेश जी और राय तपन भारती सर, ये सबसे ज्यादा अनुभव है, उम्र क्या ज्यादा बसंत इन लोगों ने देखा है, अनुभव भी हम 5 लोगों में सबसे ज्यादा इन दोनों लोगों को है, कई सरकारों को देखा, स्टेट में भी सेंटर में भी। सर देखिए, देश में किसी नेता ने पहली बार इस तरीके की बातें नहीं कही। ऐसा नहीं कि पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा, इससे पहले भी कई नेताओं ने क्या करना है क्या नहीं करना है इसको लेकर अपील देश के लोगों से अलग अलग वक्त में की है। लेकिन आज हम जिस परिस्थिति में खड़े हैं, ये क्या एक अलार्मिंग कॉल है? 2 चीजें हैं, या तो आपको अगले 1-2 महीने के बाद जो स्थिति और खराब होगी उसके लिए तैयार किया जा रहा है, या फिर सरकार प्राइस हाइक अब डायरेक्ट कर देगी तो फिर ये कहा जाएगा कि 5 राज्यों में चुनाव थे तो नहीं किया, चुनाव खत्म हुआ तो कर दिए। तो इसको लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि जब वो बढ़े तो फिर पॉलिटिकल लोगों में एक परसेप्शन जाए कि नहीं भाई जरूरत थी इसलिए बढ़ाया गया। धर्मराज जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप डिबेट कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का और अपनी इमेज को, अपनी ब्रांडिंग को बनाने के लिए देश में काम हो रहा है। जो देश को बनाने के लिए काम होता था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को चुनाव से पूर्व चिंता थी कि गरीबों के साथ मदद करनी चाहिए, पेंशन देंगे, मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो बेचारे 1000 रुपए का सिलेंडर भी देश में नहीं खरीद पाते थे उज्ज्वला योजना के तहत, उनके लिए सरकार ने चिंता की और चिंता करके कहा कि 14 किलो की बजाय आपको 5 किलो का सिलेंडर दे रहे हैं, आप उसको खरीद सकते हैं। तो चिंता तो ठीक थी कुछ हद तक, क्योंकि रेट इतना ज्यादा बढ़ा दिया था। 350 का सिलेंडर 1000 रुपए में बिक रहा था, हम 350 का बेचते थे तो गुनाहगार थे, ये 1000 का बेच रहे थे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने उसी सबसे कमजोर पिछड़े व्यक्ति को मारा और 261 रुपए 5 किलो के सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए। जिसको ऑक्सीजन देनी चाहिए उससे ऑक्सीजन हटा ली, जो खुद वेंटिलेटर से पे है उससे वेंटिलेटर छीन लिया। तो ये देश का दुर्भाग्य है। दूसरा, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए
इंडस्ट्री के ऊपर डीजल का रेट पहले ही बढ़ा दिया है। पेट्रोल के अंदर 44 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने हमारे देश के लोगों की जेबों से लूट लिया, और नाम क्या देते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड, सॉरी वो जो थे बॉन्ड जो खरीद रखे थे उसका रीपेमेंट किया है। 44 लाख करोड़ रुपए लोगों की जेब से निकाला और 3.3 लाख करोड़ रुपए मात्र जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पे किए, और पहली बारी इलेक्ट्रोल बॉन्ड आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खरीदे जो है। लेकिन जिस तरह से हम अपने घर को चलाते हैं, हमारे घर के मुखिया मुख्यमंत्री प्रदेश को चलाते हैं और प्रधानमंत्री देश को चलाते हैं। मैंने तो सदा ये सुना है अपने माँ से, अपनी बाप से, अपने परिवार के बुजुर्गों से, अपने संत, अपने महात्माओं से कि भाई कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, लेकिन बेटा जरूरत के समय पे चूकना नहीं चाहिए। चाहे कर्जा लेके भी करते हैं लेकिन वो करना चाहिए और फिजूल खर्ची कभी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं प्रधानमंत्री क्यों इन बातों को भूल जाते हैं। कोरोना के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से अपील की थी कि हर व्यक्ति को साल में 2 बारी यात्राएं करनी चाहिए, टूर के लिए जाना चाहिए। तो 2 साल पहले तो प्रधानमंत्री जी का विजन इस तरह का था। आज 2-3 साल के बाद प्रधानमंत्री जी का विजन बन जाता है कि विदेश में मत जाइए, पेट्रोल कम खर्चिए, सोना मत खरीदिए, गैस कम खर्च करिए, तेल कम खर्च करें। तो ये जो मेरा मानना है, ये मेरा मानना सिर्फ इसलिए है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो इस देश को चलाने वाले बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं बड़ा आदर करता हूं प्रधानमंत्री जी का, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पेरेंट्स ने, कम से कम मेरे बुजुर्गों ने जो अनपढ़ थे इस देश में, उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को चुना, और कहीं आज मेरे जैसे और हमारे नेक्स्ट पीढ़ी के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अनपढ़ लोगों को चुन रहे हैं। उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। और उसका कारण एक और है, मुझे 2 कार से प्रधानमंत्री जी के काफिले में 2 कार चले या 200 कार चले, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये 2 कार और 200 कार जो सिलेक्ट करते हैं, जो इसका असेसमेंट करते हैं, वो कहीं ना कहीं देश के वो एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने इस फील्ड के अंदर काम किया है। तमाम परिस्थितियों का आकलन करने के बाद वो ये डिजाइन तय करते हैं कि प्रोटोकॉल ये बनाते हैं कि ये गाड़ियां उसके अंदर चलेंगी। लेकिन क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, वो एक तरफ कर दिए जाते हैं, और जिस दिन मुझे लगता है कि 2 का वीडियो डालना है, 2 का वीडियो डाल रहा हूं, जिस दिन 150 का वीडियो आ रहा है, 150 का आ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4:30 बजे ये घोषणा की, इस तरह की किफायत बरतनी चाहिए, लेकिन बड़े दुख के साथ करना पड़ता है कि 6 बजे गुजरात में पहुंचे, वहां 200 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला, 2000 बसें लोगों को जगह जगह गांवों से ले लेके वहां पे आ रही थी, लाखों करोड़ लीटर पेट्रोल फूका। तो जो चरित्र है वो बाजार में नहीं बिकता, ये बनाना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, मेरे से पूर्व वक्ता हमारे साथी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा, घड़ी गिनवा दी, पेन गिनवा दिया। अरे भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील की थी, कोर्ट भी एक था। मनमोहन सिंह जी को भी आपने देखा, इस देश में सबसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों में थे, कितनी तरह की थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी चंद दिन पूर्व दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का हाईवे किया। आप जैसे पत्रकार, छायाकार लोग थे जिन्होंने चित्र दिखाए कि एक नेशनल हाईवे के उद्घाटन में 4-4 ड्रेसें बदली जा रही हैं। तो ये जो चरित्र है, ये जीना पड़ता है, ये कमाना पड़ता है, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, इसके लिए इच्छाएं मारनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि मैं जिन इच्छाओं के लिए चुना गया हूं, उनकी इच्छाएं मुझे पूरी, मैं सिर्फ अपने उनको ज्ञान देना और अपने कोई लागू नहीं करना। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये देश के प्रधानमंत्री के चरित्र में तो माफ करना, मुझे कम से कम देखने को नहीं मिला। धर्मराज जी, जो आज चलिए ठीक है सर, अब मैं राय तपन भारती जी के पास आता हूं। सर, प्रधानमंत्री का अपील, नेताओं का मेट्रो पे, बस में सफर करना, कारकेड को कम करना, ये लॉन्ग रन में तो चलिए एक वीआईपी कल्चर की बात हो रही है कि वीआईपी कल्चर को कैसे कम किया जाए। हो सकता है भविष्य में उसकी बात होगी कि पूर्व में भी अगर बड़े केंद्रीय मंत्री 4-5 गाड़ी से चल सकते हैं तो बाद में क्यों 50 गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, ये अलग विषय है। मूल विषय है कि क्या देश के सामने एक बड़ी विकट परिस्थिति है जिसको लेकर धीरे धीरे केंद्र सरकार लोगों को जागरूक कर रही, जगाने की कोशिश कर रही है कि तैयार हो जाओ।
धर्मराज जी, मुझे तो लगता है कि आज स्कूल का जो छात्र है उसे भी इस बात का एहसास है कि देश में संकट है, और संकट के लिए प्रधानमंत्री ने जिस तरह का आह्वान किया है उसकी चर्चा घर घर हो रही है। अब सवाल है कि पॉलिटिकल कारणों से कुछ दल विरोध भी कर रहे हैं, देश की समस्या से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। तो आज चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय है, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, आपने बोला हम लोग कोई नहीं बोले। आज चर्चा का विषय है वीआईपी कल्चर पर कैंची। वीआईपी कल्चर पर कैंची का मतलब है कि तेल पर बचत और गैस पर बचत का प्रयास होना चाहिए, या सरकार की ओर से पहल हुई है दिल्ली में। ठीक है, एक सिंबॉलिक भी मान सकते हैं कि मेट्रो में मंत्रियों ने यात्रा की, जनता से आग्रह किया, जनता को इशारा किया, जनता को इंस्पायर किया कि देखिए हम मेट्रो से चल रहे हैं, आप भी चलेंगे तो तेल और गैस की बचत होगी। तो ये जनता, नेता और अभिनेता का काम होता है जनता को इंस्पायर करना। उस काम में अपनी अपनी पहल हो रही है। मैं समझता हूँ कि विपक्षी दलों के नेताओं को भी इसमें भारत के साथ, देश के साथ या राज्य के साथ चलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, खुलकर यदि प्रधानमंत्री बोल दें कि देश में भयानक संकट है, तेल और गैस की कमी होने जा रही है, तो कितनी अफरा तफरी मचेगी, पैनिक हो जाएगा। उन्होंने जो इशारे में कहा उसी पर हड़कंप मच गया। सोने की जितनी भी कंपनियां हैं उनके शेयर बाजार लुढ़क गए। पेट्रोलियम कंपनियों का तो कितना घाटा हो रहा है सभी लोग जानते हैं। पेट्रोलियम मंत्री बता चुके हैं कि 1000 करोड़ का पर डे का घाटा हो रहा है। इस संकट का अंदाजा और आभास उतना नहीं था जितना अभी सरकार महसूस कर रही है, व्यापारी महसूस कर रहे हैं, या तमाम लोग महसूस कर रहे हैं। इस संकट से कैसे निपटा जाए, इस पर बात होनी चाहिए। दूसरे देशों में क्या प्रयोग हो रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी इसमें क्या सहयोग कर सकती है, उस पर बात होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को क्या अधिकार नहीं है कि लोगों से अपील करें कि तेल और गैस की बचत करने के लिए क्या क्या करें। उन्होंने बहुत सारे बड़ा एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया कि 1 साल तक आप सोने न खरीदें। सोने न खरीदने के पीछे मकसद क्या है? इस सोने के पीछे जो डॉलर जो हम दे रहे हैं वो 3 लाख से लेकर 5 लाख डॉलर तक, 5 लाख करोड़ डॉलर तक, मतलब इतनी जब हम पैसा जब देंगे तो हमारे डॉलर की स्थिति और खराब हो रही है। हमारे यहाँ डॉलर महंगा होते होते 95 क्रॉस कर गया। यदि प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है, निवेदन किया है, इशारा किया है, तो इसमें क्या इतराज है? हम बहुत सारे लोगों से हमने पूछा क्या गोल्ड खरीदना जरूरी है, तो मैंने लोगों ने कहा कि ये पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में भी इस तरह का आह्वान हुआ था, लोगों ने इसका अनुपालन किया था। कई ऐसी शादियां, एक लेखिका ने लिखा 1964 के आसपास की बात है, जब अपील आई तो उनके पिता और माता की शादी थी, उसमें बिना गहने, बिना सोने के गहने की शादी हुई, और वो बड़ी यादगार शादी है। उसके बाद उन्होंने मैं भी कई बार पत्रकारिता टीवी के डिबेट में कह चुका हूं कि सोने में जो निवेश होता है वो डेट इन्वेस्टमेंट है। आप जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 200 कंपनियों तक पैसा इनडायरेक्ट पहुंच जाता है। सोना जैसे ही आप खरीदते हैं वो पैसा ब्लॉक हो जाता है, वहां के बाद किसी इंडस्ट्री के पास वो पैसा नहीं जाता है। तो सोने का इन्वेस्टमेंट के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने आगाह किया, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। अब संकट कितने तरह का है इस पर हमें सोचना चाहिए। ऑयल इतनी जरूरत की चीज है, ऑयल से प्लास्टिक बनता है, ऑयल से फर्टिलाइजर बनता है, हर तरह की समस्या शुरू हो चुकी है। और ये यदि युद्ध जारी रहा तो आने वाले समय में बहुत खराब स्थिति होगी। आप गनीमत मानिए कि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, नहीं कई देशों से बेहतर स्थिति में हम हैं। उन देशों में जो जिनका मैंने नाम लिया, वहां पर तो स्कूल बसें बंद कर दी गई। हाँ, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद हो गए हैं। बिल्कुल है, कई बंद हो गए। नहीं सर, उसका एक कारण ये भी है कि भारत के पास अपना 2-2.5 महीने का रिजर्व है, हमारे पास अपनी रिफाइनरी है,
जिसको हम कच्चे तेल को रिफाइन कर लेते हैं, तो उस हिसाब का संकट तो नहीं आएगा, लेकिन कीमतें बढ़ेंगी ये तो स्पष्ट है। नहीं, रिफाइनरी में हमारा देश अव्वल है और 2-2.5 महीने का स्टॉक है, लेकिन स्टॉक धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि वहां से तेल के आने की अब हम 2-3 बातें कर रहे हैं। जो गलतियां हुई है सरकार से उसकी भी बात होनी चाहिए। एक तो नरसिंह राव, प्रधानमंत्री नरसिंह राव के जमाने से चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से पाइपलाइन से गैस पाइपलाइन आना आसान काम नहीं है, क्योंकि इन देशों से हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है और आतंकवादियों का भी यहाँ पर ये कंट्रीज डिस्टर्ब है। तो समुद्र के मार्ग से प्लान किया गया कि 1500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाए और वो कई किलोमीटर नीचे गहराई में जाएगा। तो टेक्नोलॉजी उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि 3.5 किलोमीटर गहरे समुद्र में भी पाइपलाइन डाली जा सकती है। ओमान की खाड़ी में कभी भी इस तरह का वार नहीं अभी तक देखा गया। अभी भी हमारी जो गैस और ऑयल जो आ रही है ओमान की तरफ से बिल्कुल हम कंफर्टेबल ढंग से ला रहे हैं, कहीं पर उस पर मिसाइल नहीं छोड़ी जा रही है। प्रॉब्लम आ रहा है जो ये हॉर्मुज जो ईरान वो पूरा जो ऊपर से जो हॉर्मुज से निकल के ऊपर से नीचे की तरफ गुजर रहा है, 2-3 देशों का है जहां पर 20% हमारा ये कतर है, यूएई है, इराक है, वो जो रूट है वो डिस्टर्ब है। सर मैं आपके पास आता हूँ। अब मैं दो लाइन में बोलूंगा, इसके विस्तार से आगे बात करूंगा कि हमने तैयारी क्या की। जैसे बहुत सारे मुल्कों में चीन का नाम लेंगे तो कई लोग कहेंगे चीन का नाम लेते क्यों हैं। वहां पर साइकिल चलाने के लिए अलग पाथ का इस्तेमाल रास्ता बनाया गया। सर ये चीजें अपने यहाँ सर मुझे लगता है ना कुछ बातें हमने नहीं बनाया। हाँ, कुछ बातें भारत में करना ही नहीं सर। उसकी वजह है अगर सरकार बना के भी देगी तो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश नोएडा में अखिलेश यादव ने बनाया था, क्या हाल है आ जाकर देख लीजिएगा, मैं तो रोज देखता हूँ। तो कुछ अपने अंदर की भी चीजों को देखना होगा। सर देखिए एक बड़ी अपडेट इस वक्त है, जिस पॉलिटिकल गर्माहट की हम बात कर रहे हैं उस बीच दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल गया है। मौसम का मिजाज बदला है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई है और जैसा आप सबको पता है कि अप्रैल मई के महीने में जो जेठ बैसाख के महीने में बारिश होती है तो इस दौरान पूरी गुंजाइश होती है कि ओले भी पड़ेंगे। तो कई क्षेत्रों से ओलावृष्टि का भी अपडेट है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है और दोपहर के वक्त से, हालांकि पिछले 2-4 दिनों से मौसम ठीक ठाक है। पिछले 4-5 दिन पहले तो स्थिति बेहतर हो गई थी, 2 दिन से फिर थोड़ा तापमान बढ़ रहा था, मौसम बन रहा था, माहौल बन रहा था, बूंदाबांदी हो रही थी, हवाएं चल रही थी। आज सुबह भी हवाएं चली हैं दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई, लेकिन मौसम एक बार फिर से खुल गया। लेकिन देर शाम होते होते एक बार फिर से बादल बरसे हैं, मौसम में ठंडक है। दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी के कई इलाके हैं जहां पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी रिपोर्ट हुई है। तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ है, मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी खूब हुई है और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, एनसीआर के भी कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट हुई हैं। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की है और दूसरी तस्वीर उत्तम नगर इलाके की है। देखिए एयरपोर्ट के आसपास बारिश हो रही है जबकि उत्तम नगर इलाके में ओलावृष्टि दर्ज की गई है। तो देखिए दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के कई जिलों में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। हरियाणा के भी कई इलाकों में बारिश हुई है और बारिश के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। चरखी दादरी की बात कर लेते हैं। चरखी दादरी में तेज हवाओं के साथ खूब बारिश हुई है। दक्षिण हरियाणा के गुरुग्राम और बहादुरगढ़ में भी जमकर ओलावृष्टि हुई है, बारिश जमकर हुई है। तो न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा के भी बड़े हिस्से में ये बारिश हुई है और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो लगातार सक्रिय हो रहा है
इसने पूरे उत्तर भारत के मौसम में चेंजेस लाए हैं। आप पिछले कुछ दिनों में बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के वेदर रिपोर्ट्स को देख लीजिए। खूब बारिश हुई है, खूब आंधी चली है, जमकर ओलावृष्टि हुई है। और ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी खूब बारिश रिपोर्ट हो रही है पिछले 2-4 दिनों में। और ये जो बारिश है वो दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के भी कई ज़िलों में हो रही है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी खूब हुई है। और चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। आदेश जी, आप कुछ कह रहे थे सर, जल्दी से आप, क्योंकि मेरे पास समय कम है तो आप जल्दी बात करेंगे, विस्तार से आपने अपनी बात रख ली। आदेश जी प्लीज जल्दी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की अपील का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने सच को स्वीकारा, लेकिन जो डबल स्टैंडर्ड की बात है उसका ऐतराज है। दूसरी बात, तपन भारती साहब ने गोल्ड के बारे में बात की। मेरा इतना सा अनुरोध जरूर है कि जब भी हम किसी चीज को लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कितना बड़ा मार्केट है, हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था में उसका कितना शेयर है, उसके बारे में बात करने से क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा, ये एनालिसिस करने के बाद हम ये चीजें करते। सपने में नहीं आ जाने से कर देते। 13,000 छोटी बड़ी इकाइयां हैं देश के अंदर जो गोल्ड के काम से जुड़ी हुई है, गोल्ड का व्यापार करती हैं। 2 करोड़ लोगों से ज्यादा इससे जुड़े हुए हैं। उनके परिवारों का क्या होगा, उनके लिए क्या करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी चिंता नहीं करते। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं धर्मराज जी, जब देश में कोरोना था 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री रात को 8 बजे घोषणा कर दी कि रात को 12 जो है पूरे देश में लॉकडाउन है। सिंगापुर बहुत छोटी सी जगह है, मेरा एक भतीजा वहां पे रहता था। उसने कहा कि चाचा हमारे यहाँ पे 7 दिन पहले एडवाइजरी आई कि 7 दिन के बाद लॉकडाउन लगेगा। वो 2-3 घंटे में सारे सिंगापुर में कहीं से कहीं भी आया जा सकता है, इतनी बड़ी जगह है। भारत जैसे देश में अगर मेरा कोई रिश्तेदार लखनऊ में जा रहा है, बनारस में जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, तो मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे इतना भी समय नहीं दिया कि मैं अपने बेटे को, अपने परिवार के किसी सदस्यों को बॉम्बे से दिल्ली बुला सकूं। ऐसा तो नकली पना है जो लोगों से सलाह नहीं। चलिए सर ठीक है, अब बिल्कुल ये बातें तो आपकी बात से सर आदेश जी, आपकी बात से मैं इसलिए इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि 15 सेकंड सिर्फ। हाँ। हमारी कैबिनेट में अंदर 80 लोगों को रखा गया है लोकतंत्र के अंदर कि किसी के घर में कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, जब हम 80 लोगों में बैठ कर चर्चा करते हैं तो जैसे किसी एक व्यक्ति के घर में परेशानी हो सकती है, इन 80 लोगों के घरों में भी कोई परेशानी रह सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी सबसे बात करते तो कोई एक व्यक्ति तो कहता कि मेरा बेटा बॉम्बे गया हुआ। अग्री सर मेरे भी कई लोग फंसे थे, मैं खुद भी फंसा था फर्स्ट जो लॉकडाउन लगा था, तो ऐसा नहीं है। हाँ वैभव कुछ कह रहे हैं, ठीक है वैभव जल्दी से। वैभव धर्मराज जी, ये पहली बात तो यहाँ पे बार बार पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात हुई, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जी की और इंदिरा जी की। भगवान के लिए उनका कंपैरिजन मोदी जी से तो नहीं करें। पहले के जो प्रधानमंत्री हुए थे उन्होंने उनका एक फिलॉसफी थी, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। नहीं, आप उसमें वाजपेयी जी का नाम ले लीजिए तो शायद नीरज जी को उतना बुरा न लगे। वाजपेयी जी का भी नाम जोड़ लीजिए। वाजपेयी जी, हाँ वाजपेयी जी को और मोदी जी का भी कंपैरिजन नहीं है, ये बात भी सही है। देखिए लाल बहादुर जी ने क्या बोला कि उपवास करना चाहिए, तो पहले उन्होंने अपने घर से उपवास करवाया, फिर उन्होंने देश से कहा। इंदिरा जी ने अपने खुद के गहने दिए, उसके बाद बोला कि लोगों को, अरे एक मिनट नीरज भाई आपके पास ही हूँ, वैभव खत्म हो गया उसके बाद आपके पास ही आऊंगा, आपके पास आऊंगा। इनका टेप रिकॉर्डर शांत नहीं होता। हाँ, नहीं आप उनके आप बोल लेना, खूब बोल लेना। उसके बाद इंदिरा जी ने अपने गहने दान दिए, खुद के गहने, फिर उसके बाद बोला कि लोगों को गहने नहीं खरीदने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ये बात बोल रहे थे लोगों को स्वदेशी अपनाना चाहिए, और ये बात तब बोल रहे थे जब वो अरमानी के जूते पहने हुए थे और मेबैक की पेन लगाए हुए थे। ऐसे प्रधानमंत्री भगवान को मुबारक। आप एक चीज मैं और भी बता दूं, इस समय डॉलर जो है, राय तपन जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी अपील की, तो प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए। हम सम्मान करते हैं, हम बिल्कुल इस बात का सम्मान करते हैं कि संकट की घड़ी में देश को एकजुट होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की मंशा पे तब डाउट हो जाता है जब ये काम चुनाव के बाद, क्या पहले के प्रधानमंत्री चुनाव देखते थे तब अनाउंस करते थे? वो ये देखते थे कि अभी चुनाव खत्म हो जाए तब हम ऑयल प्राइसेस की बात करें, तब हम गैस प्राइसेस की बात करें? नहीं करते थे ना। तो ये तो सरासर गलत हरकतें हैं ना।
एक चीज और भी बता दूं, आपने बार बार बोला कि एनर्जी के साथ इश्यूज है, एनर्जी, हम अपने एनर्जी के इश्यूज को लेकर अभी भी कितने दबाव में है, इस बात का मैं मैं आपका दूसरा चैनल है लेकिन उसके बाद भी मैं आपको दिखा देता हूं। भारत ने आधिकारिक तौर पे रशिया से तेल खरीदने के लिए मनाही कर दी है, रशिया के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इस समय भी सोचिए कितनी निर्लज्ज सरकार है ये, जिस समय एनर्जी के मामले में इंडिया को अपने उसूल देखने चाहिए, अपना हित देखना चाहिए। अभी भी पता नहीं ट्रम्प के पास कौन सी, चलिए ठीक है खोल रहे थे, और मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, कि रशिया का ऑयल सस्ता पड़ रहा है, रशिया के ऑयल को रिफाइन करने में ये सब आपके मुझे क्यों नीरज जी आप भी उनका काउंटर कर लेना, नीरज आप काउंटर कर लेना। आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार इस विषम परिस्थिति में भी रूस से तेल नहीं ले रही है, आप ये नहीं, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, ये बोल के दिखाए। नहीं आप ये कह रहे हैं ना, नहीं आप बार बार जो सुनिए ये आपके सब बातें क्यों करते हो बैठ के यहाँ पे? अगर हम बोले कि चोर है वो आतंकवादी को मिला हुआ तो कैसा लगेगा आपको? चैनल पे बैठ के सब यूज करते हैं, निर्लज्ज सरकार है, एक नंबर की निर्लज्ज सरकार है, ऊपर से नीचे तक से कार्टून भरने पड़े हैं। बाबा आप कहोगे ठीक है, आप बोलिए। अब मुझे ये बात होता है कि धर्मा जी मैं हम लोग यहाँ पर भाई साहब देखिए, अरे नीरज जी एक मिनट, निर्लज शब्द असंवैधानिक अमर्यादित नहीं है। एक मिनट, असंवैधानिक शब्द ये कौन सा शब्द है? नहीं ठीक है, आपके नेता के लिए बोला जा रहा है इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा। ये हो सकता है कि आपके नेता के लिए बोला जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा हो, बट ये ऐसा नहीं कि बिलो द बेल्ट वाली बात नहीं है। नहीं आप आम नागरिक के लिए ये शब्द अच्छा है क्या? नहीं बिल्कुल, अरे शब्द अच्छा है क्या? नहीं एक मिनट, वो आपके नेता के लिए कहा जा रहा है और आप अलाउ कर रहे हैं। अरे नहीं, अरे सर इसी 1 घंटे में इससे नहीं अगर एक नीरज जी सुनिए, नीरज जी सुनिए, अगर निर्लज डेरोगेटरी है तब तो अगर नीरज जी निर्लज शब्द अगर डेरोगेटरी है तो उससे डेरोगेटरी शब्द इसी 1 घंटे में यूज हुआ है। आपके नेता के लिए कहा गया इसलिए आपको बुरा लगा, मैं उसका सम्मान करता हूं, मुझे पता है। छोड़ दीजिए, मेरे नेता के छोड़ दीजिए। नहीं शब्द किसी के लिए, सब भारत के आम नागरिक के लिए, आम आदमी के लिए, आपके लिए अच्छा नहीं, बिल्कुल मैं तो दिन में 15 बार करता हूँ। नहीं मैं दिन में 15 बार करता हूँ, यूज करते हैं, नहीं मैं 15 बार यूज करता हूँ, करते हैं ऐसे बेवकूफ आदमी को। नहीं ये गलत बात, पर्सनल अटैक नहीं, आप अपने मुद्दे पे नहीं ये पर्सनल अटैक नहीं, मुद्दे की बात रही। उन्होंने एक बात कहा, ये सुनिए, ये बहुत गलत बात है। बेशर्म निर्लज हमने बोला है एक शब्द भी क्या? इनके केजरीवाल की सरकार निर्लज सरकार। चलिए ठीक है बाबा हो गया। अब मैं इन शब्दों पे स्टिक नहीं रहना चाहता, समय खराब होगा सर, समय खराब होगा बाबा, समय खराब होगा। अब नहीं एक मिनट बताइए बाबा, एक समय खराब होगा। ये बताइए नीरज जी, उन वर्ड्स को छोड़िए, जो बात विपक्ष कह रहा है ऐसे एक, नीरज जी सुन तो लीजिए, इन परिस्थितियों में भी क्या विपक्ष जो देश का एक बड़ा समूह है उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया? विपक्ष क्यों सवाल पूछ रहा है? निवेदन के लिए बताइए ना, कोई लागू किया गया है? ये तो निवेदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अरे ठीक है, लेकिन एक अगर इतना प्रधानमंत्री निवेदन कर रहे हैं मतलब कुछ तो अलार्मिंग कॉल है, तभी तो निवेदन कर रहे हैं। वो भाई देश के 10 15 20 बड़े नेताओं को बुला के बैठ के बात कर लेते। अगर देश में बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को बैठ के बात कर लेते, भारत सरकार उनको बता देती, तो आज इस परिस्थिति नहीं बनती ना जो सब आके विपक्ष के प्रवक्ता बोल रहे हैं, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। बताइए, ठीक है आपका कहना सही है, अगर हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तब अगर नहीं बैठ के बात करें, उनको नहीं बुलाएं, ये उनकी अपनी जो इंट्यूशन है उनको उन्होंने निवेदन किया है, ऐसा नहीं कि लागू कर दिया गया है। आप मत मानिए, आप 100 गाड़ी के काफिला से चलिए ना भाई, ऐसा थोड़े रूल है कि अभी 100 गाड़ी से चलने वाले को रोक दिया जाएगा। आप चल ही रहे हैं पंजाब में, वो ठीक है नीरज जी, मैं वो नहीं कह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे नहीं सर देखिए, प्रधानमंत्री ने एक मिनट सर प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने पिछले 12 साल में इस तरीके की अपील पहली बार की, पेट्रोल डीजल सोना चांदी को लेकर। मतलब कुछ तो उन्होंने एज्यूम किया होगा, कुछ तो उनके पास रिपोर्ट्स दुनिया भर से आई होंगी, आकलन होगा एक्सपर्ट्स का, उसके बाद अपील की होगी। देखिए ये पूरे दुनिया में चल रहा है कि इराक और
यूएस का लड़ाई जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये खत्म नहीं हुआ। किस मोड़ पे चला जाएगा, तो अगर कोई भयानक मोड़ वो लेता है युद्ध, तो उसके पहले अगर देश के प्रधानमंत्री ने अपने जनता से ये निवेदन किया कि हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, सादा जीवन जीने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, तो पहले के भी प्रधानमंत्री करते थे, तो इसमें कौन सा ऐसा बुरा? चलिए ठीक है, बुरा कुछ नहीं किया सर, बुरा कुछ नहीं किया। मैं राय तपन भारती जी, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप लोग ज्यादा अनुभवी हैं, ये परिस्थिति क्यों बनी? ये अगर प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुला ली होती 8-10 दलों के बड़े नेताओं को, और भारत सरकार पब्लिक को कुछ नहीं बताना चाहती, बुला के अगर उनको बता देती तो पार्टी के हिसाब से कन्वे हो जाता। ये परिस्थिति तो बन सकती थी ना। राय तपन भारती जी 10 सेकंड में मैं आपको जवाब दे देता हूं। हाँ जल्दी 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। राय तपन भारती 1 मिनट, 10 सेकंड ज्यादा नहीं है। 10 सेकंड में देखिए, 10 सेकंड में मैं बता रहा हूं विपक्षी नेताओं की राय तपन भारती, राय तपन भारती 1 मिनट में। हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री को, समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री को या ऑयल मिनिस्टर को विपक्षी दलों की बैठक बुलानी चाहिए थी। विपक्षी दलों के साथ यदि ज्वाइंट मीटिंग होती तो कुछ हद तक माना जाता है कि भाई जो अपोजिशन पार्टीज है उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। लेकिन सरकार को ये कहने की नौबत इसलिए आई, प्रधानमंत्री ने जो निवेदन किया, अपील की कि आप सोना फिलहाल मुलतवी कर दें, 1 साल तक नहीं खरीदें, तेल गैस का उपयोग संभल कर करें, सोच समझ के करें, ई वाहनों का इस्तेमाल करें, मेट्रो गाड़ियों का इस्तेमाल करें। अब मेट्रो में बहुत सारी लाइनें नहीं बनी है, उसको बनाने की बात है। और हमारा जितने भी एक्सपर्ट हैं जो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जो समझते हैं, उनकी राय है कि भारत के पास 1000 अरब डॉलर का मुद्रा होना चाहिए, जिसमें 710 अरब डॉलर तक हम पहुंच गए थे। अभी जब तेजी से इसकी जब डिमांड और ऑयल के ऊपर जो खर्च बढ़ गया और इंश्योरेंस के ऊपर भी खर्च बढ़ा है, शिपिंग इंश्योरेंस पर खर्च बढ़ा, तो ये भंडार घटकर 690 अरब डॉलर पर आ गया। कहाँ देश की इकोनॉमी मजबूत करने के लिए 1 ट्रिलियन की एडवाइस की जा रही है, मतलब अभी हम उससे 300 अरब डॉलर पीछे हैं। और नीचे की ओर यदि लुढ़कता हुआ, यदि खुदा न खास्ता यदि 300 पर आया तो बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास, अच्छा एक बात और है, जल्दी से ये लंदन के एक पत्रकार ने जो मुझे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी यदि हम लोग से आह्वान करें कि विदेश में बसे हुए भारतीय अपने देश में फॉरेन करेंसी से अपने परिवार वाले को पैसा भेजे, तो 24 घंटे में अरबों डॉलर भारत भेज दिया जाएगा। ये देखिए स्टेट्समैन की बोली का। चलिए सर ठीक है वैभव, जल्दी से वैभव, ठीक है वैभव कुछ कह रहे थे, जल्दी से, समय नहीं है वैभव, जल्दी से। लोग सरकार की मदद करना। चलिए ठीक है सर, ठीक है हाँ वैभव जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय भी भारतीय जनता पार्टी फोटो ऑप और पॉलिटिकल गिमिक्स कर रही है। अभी भी भारत सरकार से मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि कम से कम इस परिस्थिति में सबको साथ में लेकर चलें, जो आपने कहा। दूसरी चीज, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें। क्यों आप बार बार भारत के प्रधानमंत्री होते हुए अमेरिका के आगे झुक के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं? रशिया आपको सब्सिडाइज रेट। चलिए ठीक है सर, आपने वो बात कह दी। नीरज जी जल्दी से, सर समय नहीं है बिल्कुल, वैभव अपने बात कह दी, रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखिए सबको लेके चलने की बात है, और ऐसी परिस्थिति अगर आती है तो सबके साथ बैठने की भी बात है। लेकिन जो अभी विश्व की स्थिति है, अगर विश्व की स्थिति को भांपते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये निवेदन किया है कि भविष्य में अगर ऐसा होता है तो हमें इसके लिए क्या करना है। चलिए सर, इतना ही समय था। अब परिस्थिति है या नहीं है, लेकिन ये तो बात है, युद्ध हो रहा है और आपूर्ति जो ईंधन की हो रही है उसमें डिस्टर्बेंस तो आया है, इसमें कोई फनबट नहीं है। अब देखते हैं कि सरकार कैसे इस चुनौती को पार पाएगी और पब्लिक पर आगे किस तरीके का बोझ पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। छोटे से ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं।